लड़कियां मसाज रूम में एंट्री करती हैं और एप्स्टीन पहले से ही वहां पे लेटा होता है। 20 औरतों को अपने डीएनए से एप्स्टीन को प्रेग्नेंट करवाना है ताकि डीएनए फैल सके। घुसते ही ट्रंप पैरों को घूरने लगा और बोला ये तो मुझे 16 साल की लग रही। क्वीन एलिजाबेथ के बेटे प्रिंस एंड्रयू के सामने वर्जीनिया को सिंड्रेला की तरह सजाया गया और फिर लेके गए। बिल क्लिंटन एक फीमेल का कॉस्ट्यूम पहन के लड़की बन के पेंटिंग क्यों बनवाएगा? ललिता नोवेल के कोड लड़कियों के अलग अलग बॉडी पार्ट पे लिखवा दिए। मसाज के नाम पे $300 और दूसरी लड़कियां लेके आने पे $200 के रेफरल के चक्कर में लड़कियां फंसी। ईमेल में निकला कि रशियन गर्ल से कांटेक्ट में आने के बाद बिल गेट्स को ये डिजीज हुई। ये तो वर्जीनिया ने बोला कि स्टीफन हॉकिंग ने आइलैंड पे जाके लड़कियों के साथ। बिल क्लिंटन 16 बार इस आइलैंड पे गए और ये इसका प्रूफ है। ट्रंप और एप्स्टीन ने मिल के पार्टी में लड़की को एक्सप्लॉइट किया। ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये चीज बोल दी। लाइन से स्कूल की लड़कियां एप्स्टीन के घर में घुसी और जब एक लड़की रोती हुई भागी। देखिए, न्यूयॉर्क में सीगेट नाम से एक गेटेड सोसाइटी है। यहाँ पे इमिग्रेंट जूस कम्युनिटी ज्यादा रहती है और इसी कम्युनिटी में से एक जूस जो कि आसपास के पार्क में घास काटता था, इसके घर में 28 जनवरी 1953 को एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम ये जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन रखते हैं। एप्स्टीन जब बड़ा हो रहा था तो ये बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली मैथ्स में इतना ज्यादा अच्छा था कि इसने 2 क्लास स्किप करके 16 साल की एज में ही स्कूलिंग कंप्लीट करी और न्यूयॉर्क के प्रेस्टिजियस कॉलेज के एग्जाम क्रैक करके एडमिशन ले लिया। अब इसके पास पैसे की दिक्कत थी तो ये कॉलेज के साथ साथ टैक्सी भी चलाता था और जब फीस भरने का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा तो इसने यूनिवर्सिटी में फेक चेक जमा किया, जिसको लेके आगे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर केस भी किया। तो बहुत ही कम टाइम में इसने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। अब इसी टाइम पे न्यूयॉर्क के अंदर डेल्टन नाम से एक एलीट प्राइवेट स्कूल था। अमेरिका के जो टॉप बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और हाई सोसाइटी फैमिलीज के जो बच्चे थे वो यहाँ पे पढ़ते थे। अगर इस कॉलेज के अंदर टीचर की जॉब चाहिए तो टॉप कॉलेजेस की डिग्री चाहिए होती थी, लेकिन क्योंकि एप्स्टीन मैथ में एक्सेप्शनली टैलेंटेड था तो इसको बिना डिग्री के मैथ्स के टीचर की जॉब मिल जाती है। अब देखिए, जब एप्स्टीन ने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इसके इंटेलिजेंस से बाकी जो पेरेंट्स थे वो इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि वो अपने बच्चों के लिए इसको प्राइवेट ट्यूटर रखने लगे और यहाँ से एप्स्टीन का जो एक्सेस था वो न्यूयॉर्क की रिचेस्ट फैमिलीज जो थी उनके घरों में बढ़ने लगा। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट्स थे इन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। कॉलेज के अंदर जो छोटी एज की फीमेल स्टूडेंट्स थी उनके साथ एप्स्टीन का बिहेवियर बहुत ही अजीब था। एक स्टूडेंट कैरी लॉरेंस ने यह स्टेटमेंट दिया था कि इस तरीके की क्रीपीनेस थी एप्स्टीन के अंदर लड़कियों को लेके कि वो आज की डेट तक नहीं भूल पाया। ऐसे ही 8 फॉर्मर स्टूडेंट्स ने भी आगे चल के यही बताया कि टीचर होने के बाद भी वो छोटी एज की जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उनके साथ फ्लर्ट करता था। तो अब यहां से जब मल्टीपल कंप्लेंट्स स्कूल के अंदर हुई तो जून 1976 को स्कूल ने बिना ये सारी बात पब्लिक किए एप्स्टीन के ऊपर प्रेशर बना के रेजिग्नेशन ले लिया। अब यहां से एप्स्टीन जब जॉबलेस हुआ तो इसने एक ट्रेडिंग कंपनी थी बियर स्टन्स, इसके टॉप एग्जीक्यूटिव एलन ग्रीनबर्ग इनके बच्चों को ये ट्यूशन पढ़ाता था और उस टाइम तक स्कूल में जो भी कुछ हुआ ये पब्लिक में बाहर नहीं आया था। तो एलन ग्रीनबर्ग ने बियर स्टन में एप्स्टीन को जॉब दिलवा दी। अब इसके बाद एप्स्टीन की एंट्री जब ऑफिस के अंदर होती है तो यहां भी ये उन लड़कियों से क्लोजनेस बढ़ाना शुरू कर देता है जो इसके नेटवर्क और करियर को आगे बढ़ाने में काम आ रही थी। इस कंपनी के अंदर जो इसके क्लाइंट्स होते थे उनके पास ये अट्रैक्टिव लड़कियों को डील करने के लिए भेजता था। इसके साथ साथ इसने अपनी बॉस की बेटी लिन ग्रीनबर्ग इसको डेट करना स्टार्ट किया और सेम टाइम पे ऑफिस के अंदर एक फॉर्मर मिस इंडियानापोलिस थी पॉला हेल, इसके कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से बहुत ज्यादा थे तो एप्स्टीन ने इसको भी डेट करना चालू कर दिया। जो एप्स्टीन कहता था पॉला वही करने लगी थी। अब इसके कुछ टाइम बाद यहां भी एप्स्टीन के लिए दिक्कत हुई। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और क्वेश्चनेबल कंडक्ट को लेकर कमेटी बैठने लगी। तो इन सब चीजों की वजह से 25 मार्च 1981 को एप्स्टीन कंपनी से रिजाइन कर देता है। लेकिन एप्स्टीन इस कंपनी से खाली हाथ नहीं निकलता। ये अपने साथ जो इसके काम के रिच लोग थे वो पैसा कहां पार्क करते हैं, टैक्स किस तरीके से बढ़ाते हैं, ऑफशोर फाइनेंशियल नेटवर्क की पूरी समझ और डेटा लेके निकलता है। अब यहां से निकलने के बाद एप्स्टीन दूसरी जॉब ढूंढने की बजाय ट्राई करता है कि जो उसने सीखा है, जो सारी डिटेल उसके पास है, उसके थ्रू किसी रिच और पावरफुल आदमी को ढूंढ के उसका पैसा मैनेज करे और खुद का पैसा बनाए। अब यहाँ पे पॉला जो कंपनी में एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी वो अपने कनेक्शन निक लीस के थ्रू एप्स्टीन को निक लीस के फादर डगलस लीस से लंदन में ले जाके मिलवाती है।
अब डगलस लुईस एक बिग शॉट था। ब्रिटिश आर्मी इंडस्ट्री के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनमें इसका नाम टॉप पे था। सऊदी अरेबिया को जो फाइटर जेट्स बेचे गए, अल यामा डील, ये भी इसी ने करवाई थी। अब डगलस से मिलते ही एप्स्टीन ने अपनी फाइनेंस एक्सपर्टीज, रिच क्लाइंट का मैप, ऑफशोर टैक्स मैनेज करने के अलग अलग तरीके बता के डगलस को ऐसा इंप्रेस किया कि डगलस ने एप्स्टीन को अपना पर्सनल कंसल्टेंट बना लिया। और कंसल्टेंट बनने के सेम मंथ में एप्स्टीन इंटरकॉन्टिनेंटल एसेट ग्रुप INC नाम से एक कंपनी बना के डगलस का जो आर्म डील का पूरा ऑफशोर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर था, शेल कंपनीज, ऑफशोर ट्रस्ट, सब मैनेज करना स्टार्ट कर देता है। अब यहां से एप्स्टीन के पास बहुत ज्यादा पैसा आने लगा और पैसे के साथ साथ एप्स्टीन ये जो इंटरनेशनल आर्म्स इंडस्ट्री का जो एलीट सर्किल था, जहां आम आदमी का नाम तक नहीं लिया जाता था, एप्स्टीन इस एलीट सर्कल के अंदर पहुंच जाता है। अब यहां पे एप्स्टीन जो भी चीजें सीख रहा था, उसके बाद एप्स्टीन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी हो जाती है कि बड़े आदमियों से कनेक्शन बनाना, क्योंकि यहां पे उसको ये चीज समझ में आई कि हर नया कनेक्शन उसको और बड़ा बनाता जा रहा था। देखिए, एप्स्टीन का ये जो पूरा एम्पायर चल रहा था, ये लोगों की वीकनेसेस और बुरी आदतों का फायदा उठाकर चल रहा था। और एक बार जब ऐसी कोई एडिक्शन दिमाग पर हावी हो जाए तो इंसान हेल्पलेस हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे गुटखा यानी टोबैको हमारे साथ करता है। एक बार ये निकोटीन का लूप शुरू हो जाए तो जब सडन क्रेविंग हिट करती है तो अच्छे से अच्छों का कंट्रोल टूट जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका सोल्यूशन क्या है। साइंस कहता है कि निकोटीन एडिक्शन को निकोटीन से ही ब्रेक किया जा सकता है। मतलब WHO और ICMR अप्रूव्ड निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर आप कंट्रोल्ड अमाउंट में निकोटीन गम लेते हैं तो आपकी गुटके की आदत छूट सकती है। और इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है राइज निकोटीन गम, जिससे 10 लाख से ज्यादा इंडियंस टोबैको फ्री लाइफ शुरू कर चुके हैं। जब भी क्रेविंग उठे बस इसे च्यू कीजिए। ये बिना किसी डेडली टॉक्सिन्स के कंट्रोल्ड निकोटीन देकर क्रेविंग को काम करता है। शुगर फ्री है और ये वही फ्लेवर देता है जिससे टोबैको छोड़ना आसान बनता है, जैसे पान मसाला, सौंफ जैसे अलग अलग फ्लेवर्स। ये Amazon, Blinkit, Flipkart, मीशो और Zepto सब जगह मिलता है। सही स्टेप उठाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब नए क्लाइंट्स बनाने और बड़े क्लाइंट्स के सर्कल में रहने के लिए एप्स्टीन आए दिन महंगी फ्लाइट्स, लग्जरी ट्रिप्स, हाई सोसाइटी पार्टी, ये सब स्टार्ट कर देता है। अट्रैक्टिव वुमेन्स और मॉडल को उनके साथ डिनर, पार्टीज और ट्रिप्स पे भेजने लगता है। एप्स्टीन जो था ये एक एक्सट्रीम डिग्री का सेक्स एडिक्ट था, लेकिन वो लोगों के सामने इसको बायोलॉजिकल नीड की तरह दिखाने लगा था कि उसको सही से फंक्शन करने के लिए दिन में 3 बार सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहिए। कई ऐसी विक्टिम्स ने ऑफिशियली ये चीज एक्सेप्ट की है कि एप्स्टीन अपने बिजनेस में लड़कियों को करेंसी की तरह यूज करता था। अब देखिए, ईयर 1984 में क्या होता है। ऐसे ही काम के बिजनेस ट्रिप पे एप्स्टीन साउथ कैरोलिना के हिल्टन हेड आइलैंड पर जाता है। अब वहां पे एक छोटी लड़की जेन डो ये बेबी सिटिंग सर्विस देती थी। अब इसकी नजर जब जेन पे गई तो बेबी सिटिंग की सर्विस के लिए इसको बुलाता है और फिर धोखे से जबरदस्ती अल्कोहल और ड्रग्स देके उसका रेप करता है और फोटोग्राफ्स लेके ब्लैकमेल करना स्टार्ट करता है। और इसके बाद ये जेन को 3 बार न्यूयॉर्क में रिच लोगों की पार्टी में लेके जाता है और अपने नए वेल्थी क्लाइंट के सामने ऑफर करता है, असॉल्ट करवाता है उनसे। अब ये पहली बार था जब एक माइनर का यूज करके एप्स्टीन ने रिच और पावरफुल लोगों की डिपेंडेंसी अपने ऊपर बनती हुई देखी। और यहीं से एप्स्टीन ने एक यूनिक बिजनेस मॉडल बनाया जहां इसने रिच और पावरफुल लोगों को अपने क्राइम से जोड़ के अपना सर्वाइवल उनके सर्वाइवल से जोड़ दिया, क्योंकि इसको समझ में आया कि ऐसा करने से यही पावरफुल लोग एप्स्टीन को बचाएंगे भी, पैसा, डील, मेंशन, जेट सबका एक्सेस भी देंगे। अब इधर ये सारी चीजें बैक टू बैक एप्स्टीन कर रहा था, अलग अलग पार्टी में जा रहा था। और इसी बीच में ईयर 1991 में एप्स्टीन न्यूयॉर्क के अंदर एक हाई सोसाइटी पार्टी अटेंड करने जाता है। अभी तक एप्स्टीन की सिचुएशन ये हो गई थी कि एक गर्लफ्रेंड भी उसके कनेक्शन कैसे हैं ये देख के बनाने लगा था। तो होता क्या है कि इस पार्टी के अंदर गिलेन मैक्सवेल नाम की एक लड़की आई थी। अब ये जो लड़की थी गिलेन मैक्सवेल, ये एक बहुत ही बड़े ब्रिटिश बिलियनियर और मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। लेकिन रॉबर्ट की सस्पिशियस डेथ के बाद इसका सब कुछ डूब गया था और मल्टीपल स्कैंडल बाहर आ गए थे। इसकी वजह से ये लोग बैंक करप्ट हो गए थे और गिलेन मैक्सवेल यूके छोड़ के यूएस में आ गई थी। क्योंकि बचपन से गिलेन मैक्सवेल बड़े लोगों के साथ रही थी तो उसके कनेक्शन जितने भी बड़े बड़े सेनेटर्स, सीईओज, बिलियनियर्स इन सब के साथ थे। और पार्टी के अंदर जब म्यूचुअल कनेक्शन से एप्स्टीन को इसके बारे में पता चलता है तो ये चीज एप्स्टीन के लिए एक जैकपॉट की तरह दिखती है। इस पार्टी में दोनों मिलते हैं और बहुत ही कम टाइम में एप्स्टीन मैक्सवेल को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। अब देखिए, मैक्सवेल का भी सब कुछ डूब चुका था, इसको भी पैसों की जरूरत थी। तो एप्स्टीन का जो अमीर लोगों के साथ लड़कियों को भेजना और क्लाइंट बनाने वाला जो बिजनेस मॉडल था, इसके पूरे ऑपरेशन में मैक्सवेल एप्स्टीन की कोऑपरेटर बन जाती है। और फिर यहीं से एप्स्टीन फाइल वर्ड जो आए दिन आप न्यूज में सुनते हैं, इसका पूरा गेम स्टार्ट होता है। Epstein and Maxwell became increasingly visible within elite social circles, regularly attending high-profile gatherings and private events, places them among influential figures into
prominent networks of power and social influence. होता क्या है कि रिलेशनशिप में आने के एक साल बाद ईयर 1992 में एप्स्टीन और मैक्सवेल एप्स्टीन का जो पाम बीच वाला जो बंगला था, इसमें एक साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब इन्होंने साथ रहना स्टार्ट किया तो इस घर के अंदर अजीब अजीब चीजें होने लगी। इस घर के अंदर जो स्टाफ थे उनके लिए मैक्सवेल ने 58 पेजेस की एक रूल बुक डिजाइन करी। जो सारा स्टाफ था घर का, उनको ये रूल्स फॉलो करने होते थे। जैसे किसी भी स्टाफ को एप्स्टीन की आंखों में देखना अलाउड नहीं था, कहीं और देख के जवाब देना होगा। घर में कोई भी गेस्ट आए तो किसी भी सिचुएशन में उससे बात नहीं करनी है। एप्स्टीन के सामने कुछ खाना नहीं है, परफ्यूम या बॉडी लोशन नहीं लगाना है। और इसके साथ साथ ये लोग एनडीए भी साइन करा लेते हैं घर के स्टाफ से कि घर की कोई भी बात ये लोग बाहर नहीं डिस्कस कर सकते। इस पूरे घर में हर जगह इंक्लूडिंग बाथरूम हिडन कैमरा लगा दिए गए थे। टिश्यू पेपर के डब्बे, घड़ी के अंदर, इनफैक्ट बाथरूम के अंदर जो सोप बॉक्स था, हर जगह हिडन कैमरा थे। इन कैमरों का सारा डेटा रिकॉर्ड करके एक अलग रूम था, वहां डीवीडी और टेप्स में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। और सारी रिकॉर्डिंग लाइव इन्होंने एक रूम में चलाना स्टार्ट की, जहां से एप्स्टीन सारी चीजें देखता था। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये कि हाउस मैनेजर हुआन ने कोर्ट में कंफर्म की है। घर सेट होने के बाद एप्स्टीन और मैक्सवेल ने मिलके आर्ट स्कूल, म्यूजिक स्कूल, समर कैंप्स, यहाँ पे जो भी लड़कियां इमोशनली या फाइनेंशियली वीक थी या फिर जिनकी फैमिली में इश्यूज चल रहे थे, उनको लाना स्टार्ट करते हैं। एकदम इनिशियल स्टेज पे ये लोग लड़कियों को असॉल्ट नहीं करते थे, बल्कि 3-4 बार बुला के पहले कंफर्टेबल फील कराते थे। शॉपिंग, मूवी दिखाना, कई केस में तो उनकी फैमिली वालों से भी बातचीत करते थे, क्लोजनेस बढ़ाते थे। और जब लड़कियां कंफर्टेबल होकर ट्रस्ट करने लगती थी, तब मैक्सवेल धीरे धीरे इनकी ग्रूमिंग स्टार्ट करती थी। मैक्सवेल बड़ी बहन बनके इनको अपने घर में लेके आती थी और घर में पहले से ही नेकेड लड़कियों की फोटो लगी होती थी। घर के पूल के पास मैक्सवेल अचानक से टॉपलेस बैठ जाती थी ताकि लड़कियों को ये सब नॉर्मल लगे। अजीब अजीब सेक्सुअल नेचर के गेम्स और एक्टिविटी करवाती थी और कहती थी कि जो सबसे कंफर्टेबल होगा उसको उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। मैक्सवेल लड़कियों को अलग अलग तरीके से समझाती थी कि वो उनकी बड़ी बहन है और ये सारी चीजें ग्रोन अप्स करते हैं। ये सब करने के बाद ये लोग कैटेगराइज करते थे कि कौन सी लड़की आराम से कंट्रोल की जा सकती है, कौन लालची है, कौन झुक सकती है। और फिर मॉडलिंग या अलग अलग चीजों का नाम लेके ये लड़कियों का सेमी न्यूड फोटोशूट करा के मॉडलिंग बुक नाम से एक फाइल बनाते थे, जो ये आगे क्लाइंट्स के पास भेजते थे। बहुत ही कम टाइम में इस घर के अंदर बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन आने लगे। और फिर जिन लड़कियों को लेके कॉन्फिडेंट रहते थे, उनको मैक्सवेल घर के मसाज रूम में लेके जाती थी, जहां एप्स्टीन पहले से ही मसाज टेबल पे लेटा रहता था। और इसके बाद मैक्सवेल लड़कियों को खुद मसाज करके दिखाती थी और फिर लड़की वही स्टेप फॉलो करती थी और उसके बाद एप्स्टीन उनको असॉल्ट करता था और फिर कंफर्टेबल करके इनको अपने हाई वैल्यू क्लाइंट्स के पास भेजा जाता था। और इसके बाद भी अगर कोई डर जाए या मुंह खोलने की बात करे, या तो पैसे से मुंह बंद करते थे या फिर धमकाते थे। कई स्कूलों के अंदर कम उम्र की लड़कियों को बुलाने के लिए कई स्कूल्स में इन्होंने एक स्कीम बना दी थी, जिसमें मसाज के नाम पे लड़कियों को $300 ऑफर करते थे और अगर कोई लड़की रेफरल लेके आती थी तो उसको $200 रेफरल का मिलता था। एकदम पिरामिड स्कीम टाइप इन्होंने बना रखी थी। जो लड़की जितने ज्यादा रेफरल लेके आएगी उसका उतना पैसा बनेगा। अब अगले 3-4 साल तक बिना किसी दिक्कत के ये सब चलता रहता, लेकिन पहली प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ईयर 1995 में। एक्चुअली में होता क्या है कि ये लोग न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ आर्ट NYAA में डोनेशन देके वहां की लड़कियों के साथ भी क्लोज आने का ट्राई करते थे। और फिर यहीं पे इनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम मारिया फ्रेमर होता है। सबसे पहले मारिया की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, बैक टू बैक उसकी पेंटिंग खरीदते हैं और फिर आर्ट एडवाइजर के नाम पे मारिया को नौकरी पे रख के धीरे धीरे इसको ग्रूम करना चालू करते हैं। अब मारिया ने जब जॉब स्टार्ट करी तो उसने घर के अंदर देखा कि रोज छोटी छोटी स्कूल की लड़कियां लाइन लगा के आती थी। कुछ ऐसी भी थी जो रोती हुई घर से बाहर भागती थी। इनफैक्ट मारिया ने मैक्सवेल से पूछा भी कि ये क्यों हो रहा है, तो मैक्सवेल ने उसको वहीं पे समझा दिया कि अर्ली एज में मॉडलिंग में करियर बनाने आती हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो रोती हुई चली जाती है यहाँ से। तो मारिया इस बात को वहीं पे इग्नोर कर देती है। अब सेम मंथ के अंदर मारिया को एक दिन एप्स्टीन के ऑफिस भी जाना था। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो पहले से ही बैठे हुए थे और जैसे ही मारिया अंदर घुसी, ट्रंप उसके पैरों की तरफ देखने लगते हैं। ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये मारिया के ऑफिशियल स्टेटमेंट में है, लेकिन ट्रंप ने इसको डिनाई किया था। तो ट्रंप मारिया के पैरों की तरफ देखते हैं और अचानक से पीछे से एप्स्टीन आता है और वो कहता है कि नो ये तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर ये सुन के मारिया बहुत जल्दी जल्दी रूम से निकलने लगती है। तो ट्रंप ने कहा कि मुझे लगा 16 साल की है। अब इसी के साथ साथ मैक्सवेल ने मारिया की जो छोटी बहन थी एनी, उसको भी एक एजुकेशनल प्रोग्राम के बहाने से बुला लिया था और बहुत ही कम टाइम में एनी को भी ग्रूम करके मैक्सवेल मसाज वाले रूम में ले जाके असॉल्ट करती है। लेकिन एनी ने सोचा कि उसकी बहन की जॉब चली जाएगी, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। और सेम मंथ में ये लोग मारिया को भी असॉल्ट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन मारिया क्या करती है, जैसे तैसे दूसरा रूम बंद करके अपने आप को बचा लेती है। अब मारिया और एनी दोनों के साथ जो हुआ ये आपस में डिस्कस करते हैं और अपनी फैमिली को बता देते हैं। और फिर 29 अगस्त 1996 को ये पूरी की पूरी फैमिली एप्स्टीन और मैक्सवेल
मैक्सवेल के खिलाफ पुलिस में जाके केस रजिस्टर करवा देती है। लेकिन एप्स्टीन पहले से ही पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट को मोटी मोटी डोनेशन दे रहा था और इसके कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो यहाँ पे पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। और जब कुछ नहीं होता है तो इसके अगले वीक 3 सितंबर 1996 को ये लोग FBI के पास जाते हैं, वहां भी कोई एक्शन नहीं होता। इनफैक्ट FBI के डायरेक्टर का खुद का नाम एप्स्टीन फाइल में आगे चल के आ गया था। ऐसे ही 12 मई 1997 को एक और लड़की एलिशिया आर्डन को मॉडलिंग के नाम पे बुला के असॉल्ट का ट्राई करते हैं, तो उसने भी पुलिस कंप्लेन कर दी। ऐसी मल्टीपल कॉल्स लड़कियों की पुलिस स्टेशन में रेगुलर बेसिस पे जाने लगी थी। एक दो बार बस पुलिस एप्स्टीन के घर फॉर्मेलिटी के लिए गई, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया। इन्हीं सारी चीजों के बीच में एक दिन ट्रंप अपने मारा-लागो रिजॉर्ट में एक पार्टी देते हैं। इस पार्टी के अंदर ट्रंप एप्स्टीन और मैक्सवेल को भी बुलाते हैं और इसी पार्टी में एक और लड़की आती है। ये लड़की आगे चल के क्लेम करती है कि इस पार्टी में ट्रंप और एप्स्टीन ने उसको असॉल्ट किया और उसके बाद धमकाया भी इनको। ये न्यूज उस टाइम पे बाहर नहीं आई थी, लेकिन ट्रंप से एप्स्टीन को लेके क्वेश्चन करे जाने लगे थे, जिसमें न्यूयॉर्क मैगजीन में ट्रंप ने कहा कि मैं एप्स्टीन को 15 साल से जानता हूं, बढ़िया आदमी है, उसे सुंदर और यंग लड़कियां उतनी पसंद है जितनी मुझे पसंद है। तो इस पार्टी वाले इंसिडेंट के एक महीने बाद मारा-लागो रिजॉर्ट के लॉकर रूम में एक 16 साल की लड़की जिसका नाम वर्जीनिया था, ये काम करती थी और मैक्सवेल की नजर वर्जीनिया पे पड़ जाती है। मैक्सवेल वर्जीनिया से काफी देर बात करती है और फिर उससे कहती है कि उसको एक मसाज करने वाली चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं भी हो तो चलेगा, एक मसाज के वो $200 देगी और साथ में अलग अलग जगह पे घूमने को भी मिलेगा। अब वर्जीनिया के पास पैसों की दिक्कत थी तो वो इस जॉब के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कितनी बड़ी दलदल में फंसने वाली है। अब इसके बाद सेम वही चीज जो बाकी लड़कियों के साथ की जाती थी, वर्जीनिया को भी वैसे ही ग्रूम करके मैक्सवेल वर्जीनिया को एप्स्टीन के मसाज वाले रूम में ले जाती है और फिर यहाँ पे एप्स्टीन और मैक्सवेल दोनों मिलकर इसको असॉल्ट करते हैं। और फिर कुछ ही दिन बाद ये वर्जीनिया को सिंड्रेला की तरह रेडी करके उससे कहते हैं कि आज तुम्हें तुम्हारे हैंडसम प्रिंस से मिलवाया जाएगा। और फिर इसके बाद एप्स्टीन और मैक्सवेल रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ के बेटे, इनके पास वर्जीनिया को लेके जाते हैं, जहां प्रिंस एंड्रयू वर्जीनिया को मल्टीपल टाइम एक्सप्लॉइट करता है। और यहां पे भी ये लोग रुकते नहीं है, वर्जीनिया को ये 2 बार बिल क्लिंटन के पास भी भेजते हैं। ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये वर्जीनिया ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताई है। एक तरफ मीडिया के अंदर एप्स्टीन की इमेज एक अल्ट्रा रिच, ब्रिलियंट और हाइपर कनेक्टेड फाइनेंसर की बनी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ ये लोग वर्जीनिया और उसके साथ बाकी और लड़कियों को दुनिया के रिच और पावरफुल लोगों के पास भेज भेज के एक्सप्लॉइट कर रहे थे। और दिक्कत की बात इसमें यह थी कि ये लोग सिर्फ सेक्सुअली एक्सप्लॉइट ही नहीं करते थे, इसके साथ साथ लड़कियों को बिना किसी रीजन के चाबुक से मारते थे, बॉडी पे निशान बनाते थे। एक कंट्रोवर्शियल नॉवेल लोलिता, जिसमें अंडर एज के ऑब्सेशन की कहानी है, एप्स्टीन इस नॉवेल से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है कि इन लड़कियों के अलग अलग बॉडी पार्ट पे ये उस नॉवेल के कोट लिखता था और फिर क्लाइंट के पास भेजता था। तो ये जो सारी चीजें एप्स्टीन यहाँ पे कर रहा था, इस टाइम पे एप्स्टीन के सामने 2 बड़ी दिक्कत स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। पहली ये थी कि यूएस के मेनलैंड पे होटल्स, मेंशन और लग्जरी रिजॉर्ट में कुछ गलत करने से कई रिच लोग ऐसे थे जिनको एक्सपोज होने का डर था कि कहीं कोई स्टाफ या सर्वेंट से बात बाहर ना निकल जाए। दूसरी दिक्कत एप्स्टीन के लिए थी कि यूएस के अंदर मैक्सवेल और एप्स्टीन के खिलाफ लड़कियों की कंप्लेंट्स और एलिगेशन बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे। लीगल चैलेंजेस और पब्लिक स्क्रूटनी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, जो एप्स्टीन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बनती जा रही थी। अब सेम टाइम पे क्या होता है कि एप्स्टीन की नजर द विला रिपोर्ट के एक आर्टिकल पे पड़ती है। इस आर्टिकल में लिटिल सेंट जेम्स नाम से एक प्राइवेट आइलैंड सेल के लिए आता है। मैप पे अगर आप देखोगे तो ये यूएस से ये इस साइड ये वर्जिन आइलैंड है, इसके अंदर ये सेंट थॉमस है, ये सेंट क्रॉइक्स है और ये सेंट जॉन है। अब ये जो सेंट थॉमस और सेंट जॉन के बीच में ये जो आप 2 छोटे आइलैंड देख रहे हो, इसमें से ये वाला लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड है। अब क्योंकि ये मेनलैंड से दूर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, तो कोई आम आदमी, गवाह, पुलिस कोर्ट, इन सब का कोई भी चक्कर नहीं था इस आइलैंड पे। तो 27 अप्रैल 1998 को $7.95 मिलियन में अपनी एक शेल कंपनी के नाम पे खरीद लेता है। अब ये आइलैंड खरीदने के बाद एप्स्टीन इस पूरे आइलैंड का इस तरह से कंस्ट्रक्शन करवाना चालू करता है कि बड़े से बड़ा आदमी अपनी दुनिया से दूर यहां इतने बड़े समुद्र के बीचों बीच आके बिना किसी रूल के जो मन करना चाहे वो करे। एप्स्टीन ने इस आइलैंड के सारे नेटिव वेजिटेशंस को हटा के चारों तरफ बड़े बड़े पाम के पेड़ लगवा दिए ताकि पूरा आइलैंड छुप जाए, अंदर का कुछ भी पता ना चले। पूरे आइलैंड को एक प्राइवेट किंगडम जैसी अल्ट्रा लग्जरी डेस्टिनेशन में बदल दिया और दूर से देखने में ये बिलियनियर्स का प्लेग्राउंड लगता था। एप्स्टीन ने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइवेसी को दी। प्राइवेट पाथवे, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस एरिया, सेपरेट कंपाउंड, सब ऐसे बनाया गया था कि वहां कोई कुछ भी आके करे वो चीज बाहर की दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाए। अगर गलती से भी इस आइलैंड के आसपास कोई स्कूबा
स्कूबा डाइवर तक भी अगर दिख जाए तुरंत एप्स्टीन के गार्ड उसके पास जाके भगा देते थे उसको। पूरे आइलैंड की हर एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए सीक्रेट कैमरा लगवाए गए थे ताकि अमीर लोगों के सीक्रेट भी एप्स्टीन के पास रहे। और जब कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया तो इस आइलैंड के सारे पुराने वर्कर्स को हटा के मैक्सवेल खुद साउथ अफ्रीका गई और वहां खुद 70 लोगों के इंटरव्यू लेके आइलैंड के लिए स्टाफ हायर किया। और ये सारी चीजें करने के बाद इस पूरे आइलैंड पे जो लड़कियां आने वाली थी, जो ये लोग लेके आते, उनके लिए एक पूरा ऑपरेशन सेट किया गया। इनिशियल डेज में इस आइलैंड पे पहुंचने वाली लड़कियों का कांटेक्ट पॉइंट यूएस में एप्स्टीन का घर होता था, जहां स्कूल कॉलेजेस की लड़कियों को ग्रूम करते थे। उसके बाद लड़कियों को सेंट थॉमस के सिरिल ई किंग एयरपोर्ट लाके वहां से एप्स्टीन आइलैंड पे लाया जाता था। सिरिल ई किंग एयरपोर्ट के जो कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर्स थे, उनके साथ इन्होंने इस तरीके का अरेंजमेंट कर लिया था कि ये ऑफिसर इस एयरपोर्ट पे किसी भी लड़की के आने जाने में कोई क्वेश्चन नहीं करते थे। इनफैक्ट एक दिन एप्स्टीन 11 साल तक की एक लड़की को अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठा के ले गया, किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। ये तो यूएस की जो लड़कियां थी उनकी बात हो गई, और जिन लड़कियों को ये लोग यूएस के बाहर से लेके आते थे उनके लिए भी अरेंजमेंट किया गया। इन्होंने H1B वीजा की एक स्पेसिफिक कैटेगरी का मिसयूज करके ये बाहर से लड़कियां लेके आए, जहां इन्होंने कुछ लड़कियों को मॉडलिंग असाइनमेंट के फेक प्रॉमिसेस करके बुलाया। लेकिन ये जब ये कर रहे थे तो इसमें वीजा को लेके काफी इश्यूज हो रहे थे। दूसरा, यूएस के वीजा पे जब लड़कियां आती थी तो उनके नाम वगैरह सारी डिटेल्स रजिस्टर हो जाती थी, तो एप्स्टीन जो उनके साथ करता था उसका रिस्क बढ़ जाता था। तो इससे निपटने के लिए एप्स्टीन ने एक माइल्स अलेक्जेंडर नाम के आदमी से बात करके लड़कियों को बिना वीजा के बोट में स्मगल करके लाने के लिए कहा, ताकि लड़कियों का रजिस्ट्रेशन वगैरह ना हो। लेकिन लास्ट में इसने मना कर दिया, तो ये प्लान भी इसका फेल हो गया। जो लड़की एक बार इस आइलैंड पे आ जाती थी, ये आइलैंड उस लड़की के लिए एक ओपन जेल बन जाती थी। आइलैंड पे लैंड करते ही इनके पासपोर्ट, फोन्स, ईमेल, आईडी पासवर्ड सब रख लिए जाते थे। इसके बाद इनका मेडिकल करके इनके मेडिकल रिकॉर्ड भी मेंटेन किए जाते थे। एक 15 साल की लड़की ने एक रिच गेस्ट के पास जाने के लिए मना कर दिया था, तो इस आइलैंड के ऊपर इन्होंने उसका खाना वगैरह बंद कर दिया था। वो इतनी परेशान हो गई थी कि खुले समुद्र में कूद गई, लेकिन उसके बाद भी गार्ड्स उसको पकड़ के लाए और फिर गेस्ट के सामने उसको फोर्सफुली ऑफर किया। एप्स्टीन इस आइलैंड पे सिर्फ नेटवर्क और रेफरेंस के बेसिस पे ही आना अलाउ करता था, और जो अल्ट्रा रिच और पावरफुल क्लाइंट्स थे, एप्स्टीन उनको एयरपोर्ट से नहीं लेके आता था। उनके लिए एक प्राइवेट जेट था जो एप्स्टीन ने कस्टमाइज कराया था। इसमें बेड वगैरह लगाए थे और जर्नी के टाइम पे प्लेन के अंदर ग्रुप में गलत काम करवाए जाते थे। इस प्राइवेट जेट में एप्स्टीन जो करता था वो धीरे धीरे करके मीडिया वालों को भी अंदर अंदर पता था, इसीलिए यूएस मीडिया में इस प्राइवेट जेट का नाम लोलिता एक्सप्रेस भी रख दिया गया था। बिल क्लिंटन 16 बार इस आइलैंड पे आए। कब और कैसे पहुंचे इस आइलैंड पे, ये एक बार आप पॉज करके देख लीजिएगा इनकी ट्रैवल हिस्ट्री। कौन एप्स्टीन के लिए यूजफुल कनेक्शन है, कौन रिच है, कौन साइंटिस्ट है, इसका ट्रैक रखना और अपॉइंटमेंट्स बुक करना और इस आइलैंड पे पहुंचने वाली लड़कियों का ट्रैवल अरेंज करना, ये सारा काम एप्स्टीन ने लेस्ली ग्रॉफ को दिया हुआ था। एप्स्टीन फाइल में अगर आप ये नाम डालोगे तो सेकंड हाईएस्ट टाइम मेंशन है ये। अब देखिए, यहां तक तो सारी चीजें सही चल रही थी, लेकिन मार्च 2005 में एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से एप्स्टीन अभी तक ये जो पूरा अपना बिजनेस मॉडल चला रहा था वो सब का सब मुसीबत में पड़ जाता है। होता क्या है कि एक रॉयल पाम बीच हाई स्कूल था जिसकी लड़कियों को एप्स्टीन और मैक्सवेल बहुत टाइम से टारगेट कर रहे थे। अब इस स्कूल के अंदर एक हेली नाम की लड़की थी, इसने स्कूल में अपनी एक फ्रेंड को बताया कि एक घर है, वहां जाके मसाज देने पे $300 मिलते हैं। एक्चुअली हेले इस लड़की को इसलिए लेके जाना चाहती थी क्योंकि एप्स्टीन ने एक रेफरल सिस्टम बना रखा था। अगर कोई लड़की दूसरी लड़की को लेके आती है तो उसको $200 रेफरल के मिलते थे। तो हेली अपनी फ्रेंड को लेके गई, वहां एप्स्टीन ने इन दोनों को एक्सप्लॉइट किया। जो लड़की आई थी उसको $300 मिले और हेले को $200 मिले। ये रेफरल स्कीम जो थी ये धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैलने लगी। अब स्कूल के अंदर जो सारी चीजें चल रही थी, ये चीजें जब प्रिंसिपल के पास पहुंची, उसने एक लड़की को बुला के उसका बैग चेक किया। उस लड़की के पर्स में $300 निकलते हैं और प्रिंसिपल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और इसकी एक स्टेप मदर थी, उसको बुला के सारी चीजें बताती है कि स्कूल के बाहर ये लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। अब स्कूल की अथॉरिटी, आसपास के जितने लोग थे, ये सारे लोग जाके 14 मार्च 2005 को पुलिस के पास कंप्लेन करते हैं, प्रेशर बनाते हैं। और प्रेशर इस लेवल का बनता है कि पहली बार होता है कि पुलिस कंप्लेन रजिस्टर करी जाती है। पुलिस कंप्लेन रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। जितनी स्कूल गर्ल्स एप्स्टीन के पास गई थी, सारी लड़कियों से इंटेरोगेशन किया जाता है, तो पता चलता है कि पिछले 2 साल से एप्स्टीन इतनी सारी लड़कियों को अब्यूज कर चुका था। अब इसके बाद पुलिस क्या करती है, हेले से एप्स्टीन के घर पे फेक कॉल करवाती है, एक लड़की का रेफरल देने के लिए बोलती है और 5 अप्रैल 2005 11 AM की अपॉइंटमेंट फिक्स करवाती है।
ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि एप्स्टीन के अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा किया जा सके। इसके साथ साथ पुलिस ने वेस्ट कलेक्शन सर्विस के एक आदमी को एप्स्टीन के घर में प्लांट करके एप्स्टीन के घर से जो कचरा निकला था उसको एक बैग में इकट्ठा करवा के एनालिसिस करवाना शुरू किया। और जब इस कचरे को इन्होंने एनालाइज किया तो 5 अप्रैल की जो हेली ने मीटिंग रखी थी उसकी स्लिप भी मिलती है 11 बजे की। उसमें सारी डिटेल्स होती है अपॉइंटमेंट की, हेले और एसजी नाम के इनिशियल्स भी लिखे होते हैं और इससे पुलिस के पास प्रूफ आ जाते हैं। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब पूरी करने के बाद 28 अक्टूबर 2005 को मॉर्निंग में 9:36 पे पुलिस एप्स्टीन के घर पे रेड मार देती है। जैसा विक्टिम्स ने बताया था, मसाज रूम वगैरह पूरा लेआउट एग्जैक्टली वैसा ही निकला। घर के अंदर फोटोग्राफ्स, सेक्स टॉयज, स्कूल की लड़कियों की लिस्ट, अपॉइंटमेंट्स, डिस्कनेक्टेड कैमरास वगैरह सारे पकड़े गए। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने एक चीज नोटिस की कि जितने भी कैमरास थे वो डिस्कनेक्टेड थे। जो कंप्यूटर सारे सर्वेलांस फुटेज को स्टोर करता था वो भी नहीं था, बस वायरिंग मिली उसकी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वारंट की खबर एप्स्टीन को पहले से ही मिल गई थी और एप्स्टीन ने एक रेले नाम की प्राइवेट डिटेक्टिव से अपने मेन कंप्यूटर और सर्वेलांस की फुटेज हटा के यूएस के 6 अलग अलग स्टेट के सीक्रेट स्टोरेज लॉकर में छुपा दी थी। आगे जब इन्वेस्टिगेशन में अंकल बॉब्स स्टोरेज कंपनी के स्टेटमेंट निकले तो उससे ये चीज सामने आई थी। लेकिन रेड पूरी होने के बाद भी विक्टिम्स के स्टेटमेंट और अवेलेबल प्रूफ जो थे वो उतने इनफ थे केस स्टार्ट करने के लिए। कोर्ट में मल्टीपल हियरिंग के बाद 30 जून 2008 को एप्स्टीन को गिल्टी मान के 18 महीने की सजा सुना के जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जिस लेवल का क्राइम उसने किया था उसके हिसाब से लोग बहुत ज्यादा हैरान थे कि एप्स्टीन को बहुत कम सजा हुई है। अब यहां से जब एप्स्टीन जेल में पहुंचता है तो अगर कोई आम कैदी होता तो उसको काल कोठरी में डाल दिया जाता, लेकिन एप्स्टीन कोई आम आदमी नहीं था। इसको एक सेपरेट सेल दी गई जो हमेशा खुली रहती थी। बाहर निकल के स्पेशल मैनेजमेंट एरिया में वो अकेले टीवी देखता था। जेल के पार्किंग लॉट में गाड़ी लगी रहती थी जिसमें बेड था और जेल के पार्किंग लॉट में कार के अंदर वो लड़कियों के साथ इन्वॉल्व होता था। इस कार में जो लड़की थी उसने अपने स्टेटमेंट में भी ये चीज मेंशन की। ये सारी चीजें जब होती थी तो कोई भी ऑफिसर दूर दूर तक कार के पास नहीं आता था। इसके साथ साथ एप्स्टीन जेल के स्टोर से बच्चों के साइज के लेडीज इनरवेयर खरीदता था। ये सारी चीजें करने के बाद भी एप्स्टीन ने 10 अक्टूबर 2008 को फ्लोरिडा साइंस फाउंडेशन का बहाना बना के वर्क रिलीज के लिए अप्लाई किया और ये अप्रूव भी हो गया। यहां से एप्स्टीन वीक में 6 दिन 12 घंटे 8 AM से 8 PM काम करने के बहाने से जेल से बाहर निकल सकता था। एप्स्टीन सिर्फ रात में सोने आता था जेल में। इतने बड़े क्राइम के बाद भी वो खुलेआम बाहर घूम रहा था और लड़कियों को बुला के दोबारा से वही काम कर रहा था। जेल के अंदर उसने कुछ भी सही से फॉलो नहीं किया। उसके बाद भी 22 जुलाई 2009 को गुड बिहेवियर का बहाना देके एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने में ही जेल से रिलीज कर दिया गया। अब जब ये रिलीज हुआ तो उसके बाद भी कई ऐसी विक्टिम थी जो इसके ऊपर कुछ ना कुछ केस करती जा रही थी, लेकिन ज्यादा कुछ इसका हो नहीं रहा था। और कुछ जर्नलिस्ट भी थे ऐसे जो इसके बारे में प्रिंट कर रहे थे। इन जर्नलिस्ट को एप्स्टीन ने अलग अलग तरीके से धमकाना भी शुरू किया। कुछ जर्नलिस्ट के घरों के सामने बिल्ली के सर काट के डाल दिए। बंदूकों की जो गोलियां थी डराने के लिए वो रख दी ताकि ये लोग इसके बारे में छापना बंद कर दें। लेकिन जेल से निकलने के बाद भी एप्स्टीन ने अपना गलत काम बंद नहीं किया। इनफैक्ट जो बगल वाला आइलैंड था ग्रेट सेंट जेम्स आइलैंड, उसको भी खरीद के कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना चाह रहा था और वही सारी चीजें उस पर करना चाह रहा था। लेकिन 28 नवंबर 2018 को एप्स्टीन को सबसे बड़ा झटका लगता है। इस दिन जूली ब्राउन नाम की एक जर्नलिस्ट थी। इसने मल्टीपल विक्टिम से इंक्वायरी की, खुद रिसर्च की और ये जो एप्स्टीन का पूरा केस था इसके ऊपर एक परवर्जन ऑफ जस्टिस नाम से रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें इसने ये बताया कि यूएस की कोर्ट और एफबीआई ने मिलकर कानून का मजाक बना के एप्स्टीन, जिसने छोटी छोटी बच्चियों तक को नहीं छोड़ा, उसको बचाया। अब जूली की रिपोर्ट बाहर आते ही पूरे यूएस के अंदर हल्ला हो गया। हर तरफ लोग गुस्सा हो गए। सब तरफ एक ही न्यूज चलने लगी। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि 5 और 6 दिसंबर 2018 को यूएस के पार्लियामेंट रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों ने मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से एप्स्टीन की इन्वेस्टिगेशन दोबारा स्टार्ट करवा दी। और इस बार विक्टिम्स जो थी वो खुल के सामने आई, इंटरव्यू दिए, मसाज, कैश पेमेंट, रिक्रूटमेंट, पूरा का पूरा नेटवर्क जो चल रहा था, सारी डिटेल्स लोगों के सामने आने लगी। और फिर 6 जुलाई 2019 को शाम को 5:30 बजे एप्स्टीन को दोबारा से अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है। Epstein's arrest marked a turning point, bringing renewed scrutiny to long-standing allegations. Prosecutors signaled a broader investigation as the case re-entered the national spotlight, with wider implications emerging. दूसरी तरफ सेम टाइम पे एप्स्टीन का जो घर था और आइलैंड था, जो बाकी प्रॉपर्टी थी, वहां भी पुलिस छापे मारती है। पुलिस को सारी सीडीज, न्यूड पिक्चर वगैरह सारे प्रूफ मिलते हैं। एक एप्स्टीन के नाम से फेक ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट भी मिला। और इन सारी चीजों के साथ और भी बहुत अजीब अजीब चीजें मिली एप्स्टीन के घर से। एप्स्टीन ने अपने घर के अंदर ट्रम्प की फोटो के कॉन्ट्रासेप्टिव्स रखे थे। बिल क्लिंटन की फीमेल कॉस्ट्यूम में पेंटिंग मिली। इससे
पहले जो एप्स्टीन जेल गया था तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत आराम की जिंदगी थी, लेकिन इस बार लोगों में इतना गुस्सा था कि उसको कोई रियायत नहीं दी गई। एप्स्टीन ने सब कुछ ट्राई किया, पैसा, पावर, सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर 10 अगस्त 2019 को सुबह 6:30 पे एप्स्टीन अपने सेल में मरा हुआ मिलता है। और कोइंसिडेंस भी ऐसा था कि इसी टाइम पे फ्लोर के सीसीटीवी कैमरा में भी प्रॉब्लम आ जाती है। और इस टाइम के जो कैदी थे उनमें से कई कैदियों ने आगे चल के ये भी बताया कि एक दिन वो मॉर्निंग में जल्दी उठे थे तो उन्होंने एक ऑफिसर को ये कहते हुए सुना था, तुमने उस आदमी को मार दिया। तो यहां से ये भी डिस्कशन चल गया था कि एप्स्टीन ने खुद अपनी जान नहीं ली है, बल्कि पावरफुल लोगों ने बचने के लिए एप्स्टीन को मरवाया। और इसके बाद सबसे सरप्राइजिंग न्यूज ये आई 29 जून 2020 को एरी बेन मेनाशी, इन्होंने एक इंटरव्यू में खुलेआम बोला कि जेफरी एप्स्टीन और मैक्सवेल इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे हैं और ये यूएस के बड़े बड़े लोगों के वीडियो हनी ट्रैप के लिए बना रहे हैं ताकि इजराइल यूएस को अपने इशारों पर नचा सके। इनफैक्ट एफबीआई की भी एक रिपोर्ट नंबर 90314 में लिखा है कि एप्स्टीन मोसाद एजेंट था और जिस टाइम इजराइल के पीएम बराक थे उसी टाइम उन्हीं के अंडर उसकी ट्रेनिंग हुई ताकि यूएस पे इजराइल का इन्फ्लुएंस रहे। लेकिन फैक्चुअली ये सारी चीजें आगे बढ़ नहीं पाई। एप्स्टीन के मरने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई। लोगों ने और ज्यादा प्रेशर बनाया कि ये जो पूरी इंक्वायरी हुई है इसकी फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ रिलीज करना चाहिए पब्लिक के सामने ताकि सच पता चले। और इसी चीज को एप्स्टीन फाइल नाम दिया गया। पब्लिक ने इतना प्रेशर किया कि पब्लिक को शांत करने के लिए 27 फरवरी 2025 को एप्स्टीन फाइल का एक बेसिक पार्ट जो कोर्ट में ऑलरेडी था उसको रिलीज किया गया। एक्चुअल फाइल जो थी उसको छुपा लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी पब्लिक मानी नहीं और फिर मजबूरी में 19 नवंबर 2025 को यूएस में एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट लॉ बनाना पड़ा, जिसमें यूएस डीओजे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को एप्स्टीन फाइल रिलीज करने के ऑर्डर मिले। और इस एक्ट के पास होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एप्स्टीन के केस में जितनी भी इंफॉर्मेशन, सामान, फोटोग्राफ सबको डेटा सेट में अरेंज किया और उन्हें नंबर देके टोटल 12 डेटा सेट बनाए। और 19 दिसंबर 2025 को डेटा सेट नंबर 1 से लेके 8 रिलीज हुए। इसमें एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले घर और वर्जिन आइलैंड कंपाउंड की फोटोग्राफ्स, हैंड रिटन नोट्स, ये सब थे। ऐसे कर करके 12 तक डेटा सेट रिलीज किए गए, जिसमें से जो डेटा सेट नंबर 9 था उस पे सबसे ज्यादा न्यूज बनी। इसमें एप्स्टीन की पर्सनल और हाई प्रोफाइल कॉन्टेक्ट्स के ईमेल का मेन बैच था। इसी में ही दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों के नाम आए जिनसे बात कर रहा था, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा था। और इस डेटा सेट में से एक ड्राफ्ट ईमेल जो एप्स्टीन ने बस ड्राफ्ट किया था, उसमें एप्स्टीन ने क्लेम किया कि रशियन गर्ल से कांटेक्ट में आने के बाद बिल गेट्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई थी और उसकी एंटीबायोटिक्स उन्होंने एप्स्टीन से मंगवाई। इन ईमेल डॉक्यूमेंट्स में स्टीवन हॉकिंस का भी नाम आया। डॉक्यूमेंट्स में वर्जीनिया से रिलेटेड एलिगेशन का भी डिस्कशन हुआ, जिसमें कहा गया कि स्टीवन हॉकिंस भी आइलैंड में आए थे और ग्रुप सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ एप्स्टीन अपने एक ट्रांस ह्यूमनिज्म आइडिया पे भी काम कर रहा था, जिसकी वजह से एकेडमिक्स, रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के कॉन्टेक्ट में रहने की कोशिश करता था और पार्टीज में उनसे यही डिस्कशन करता था। कई रिपोर्ट्स में भी ये चीजें मेंशन की गई कि ये अपने न्यू मैक्सिको के जोरो रेंज में एक टाइम पे 20 औरतों को अपने डीएनए से प्रेग्नेंट करवाना चाहता था और जोरो रेंज में एक बेबी रेंज बनाना चाहता था जहां सिर्फ उसकी जीन्स वाली नई जनरेशन पैदा हो ताकि उसका डीएनए फैल सके। यही सारे रीजन थे कि एप्स्टीन के जाने के बाद भी लोग आज भी जानना चाहते हैं कि जो एप्स्टीन फाइल में चीजें पब्लिक की गई ये सिर्फ उतना ही था या फिर इसमें अभी भी कई सारे ऐसे बड़े लोग थे जिनके नाम इनमें से बचाए गए। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आप टोबैको एडिक्शन से परेशान हैं तो राइज निकोटीन गम जरूर ट्राई करिए। थैंक यू।